ठीक है दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान और एपस्टीन फाइल्स की ताज़ा खेप कुछ दिन पहले जारी की गई थी। तो मुझे उस जानकारी को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। जितना हो सके उसे पढ़ना था और फिर अपनी दलीलें बनानी थीं और आपको अपनी राय देनी थी। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप एपस्टीन घोटाले के बारे में बात नहीं करते तो किसी तरह आप इसमें शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी समग्र दलील दूंगा। मैं पश्चिमी सभ्यता और मूल्यों का समर्थक हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि पश्चिम में सब परफेक्ट है, और मैं पश्चिमी मूल्यों की भी सराहना कर सकता हूँ। जो जेफरी एपस्टीन और उनसे जुड़े लोगों के बुरे व्यवहार को उजागर कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया में बाल विवाह पूरी तरह शरिया के अनुसार कानूनी और मान्य है, इसलिए शिकायत की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से मैं इन मुस्लिम हैंडल्स को ट्रोल कर रहा हूं जो पश्चिमी सभ्यता की कमियों को उजागर कर रहे हैं, और मैं यह मीम पोस्ट कर रहा हूं। जेफरी एपस्टीन की सबसे छोटी पीड़िता भी मोहम्मद की सबसे छोटी पीड़िता से 5 साल बड़ी थी। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन मुझे अभी भी इसके बारे में बात करनी है क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो परेशान करने वाले हैं। उन नामों में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं अपना हीरो मानता हूं, भगवान या पैगंबर नहीं। और मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, अगर उनमें से किसी को भी बिना किसी शक के दोषी पाया जाता है कि वह घटिया इंसान है या बाल यौन शोषक है या अपराधी है, तो उसे भाड़ में जाने दो। धार्मिक रूप से न बंधे होने की यही खूबसूरती है। मुसलमान अपने पैगंबर की आलोचना नहीं कर सकते, चाहे वे सही भी हों। उनका सबसे छोटा शिकार सिर्फ 9 साल का था। ठीक है, तो ये कौन से हीरो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं? तो एलन मस्क का नाम लिया गया है। चलो ट्रंप से शुरू करते हैं। एपस्टीन फाइल उतनी चौंकाने वाली नहीं है जितना लगता है। हैरानी सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने कुछ और सोचा था। सवाल है, क्या हम अब भी सामान्य ढंग से काम करेंगे जब ये साबित हो चुका है? दुनिया कुछ बाल यौन अपराधियों द्वारा चलाई जा रही है जो एक इजरायली मोसाद एजेंट के जाल में फंसे हैं। यहाँ कई धारणाएं हैं। पहली बात, अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, बस परिस्थितिजन्य सबूत ही इशारा करते हैं। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एपस्टीन मोसाद या इजरायली सरकार के लिए काम कर रहा था, और न ही यह कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता या अपनी वासना, शक्ति और प्रभाव के लिए ऐसा कर रहा था। जैसे जैसे जेके हम एपस्टीन फाइलों में गहराई से जाते हैं, पता चलता है कि जेफरी एपस्टीन मिलनसार, प्रभावशाली और डरावना था। वह हर सामाजिक दायरे में राजनेताओं, खेल सितारों, सेलिब्रिटीज़, प्रभावशाली लोगों और वैज्ञानिकों तक अपने जाल फैलाने की कोशिश करता था। अगर मैं उस समय वहां होता, शायद वह मुझसे भी संपर्क करता और मुझे उसके राज्यों का पता न चलता। ऐसा लगता है कि वह हर किसी का अपनी द्वीप पर स्वागत करता था, क्योंकि यही तरीका है किसी को फंसाने का, किसी को बुलाने का, उन्हें अपनी सेक्स पार्टियों या जो भी हो उसमें शामिल करने का और फिर ब्लैकमेल करने का। यह बिल्कुल तर्कसंगत है। इन 30 लाख नए दस्तावेजों के बावजूद एपस्टीन और इजराइल की मोसाद के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है वो हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, क्योंकि देश ऐसी चीजें करते हैं। हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। M6 CIA, शायद मोसाद भी, मुझे नहीं पता। जब तक अटल सबूत न मिले मैं दिमाग खुला रखूंगा। ट्रंप, हमें पता है वे जेफरी एपस्टीन के दोस्त थे। वो क्यों नहीं होते, वो न्यूयॉर्कर थे। जैसा मैंने कहा, जेफरी एपस्टीन लगभग हर प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में था। इसमें कुछ गलत नहीं है। अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि ट्रंप किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल थे। ठीक है, शायद उसने सेक्स पार्टियां की हों, वो सुंदर महिलाओं के साथ था। माफ कीजिए, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता मैं नास्तिक हूं या ईसाई। अगर आपको लगता है ये अनैतिक है, जैसा मैं मानता हूं, मुझे नहीं लगता ट्रंप कभी ईसाई थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ईसाई या उनका विश्वास मजबूत था। ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। फिर भी मैं ट्रंप को पसंद करता हूं क्योंकि वो अमेरिका के हित में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है अमेरिकी मूल्यों और जीवन शैली की रक्षा करना और बाहरी आक्रमणकारियों को बाहर रखना, नहीं तो अमेरिका भी यूरोप जैसा हो जाएगा। ट्रंप मेरे लिए पैगंबर नहीं है।
अगर उनके खिलाफ पक्का सबूत मिले कि उन्होंने गैर कानूनी किया है तो उन्हें जेल भेज दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी समस्या नहीं है और मुझे लगता है ट्रंप को मानने वाले भी यही कहेंगे। पर दिक्कत ये है कि असली सबूत नहीं है। लोग अक्सर किसी के साथ जुड़े होने पर ही उसे दोषी मान लेते हैं, जैसे एपस्टीन फाइल्स में नाम आना। चलिए अब मैं टॉमी रॉबिन्सन पर बात करता हूँ। ये है जो हमने टॉमी रॉबिन्सन के बारे में देखा है। इनको देखो कैसे टूट रहे हैं। 2018 में जेफरी एपस्टीन ने टॉमी रॉबिन्सन की जेल से रिहाई का जश्न मनाया। 2018 में टॉमी रॉबिन्सन की रिहाई पर जेफरी एपस्टीन ने जश्न मनाया। इसमें क्या गलत है? उन्होंने रेड सॉक्स की जीत पर भी जश्न मनाया था। जेफरी एपस्टीन के कई खेल और राजनीतिक विचार हैं, भले ही वो अजीब इंसान हैं। इसमें गलत क्या है? मेरे भी वेस्टर्न सभ्यता और इस्लाम पर विचार हैं, लेकिन अगर कल आपको लगे मैं अजीब या गलत इंसान हूं, क्या इसका मतलब है कि मेरे बाकी विचार किसी साजिश में थे? टॉमी रॉबिन्सन सामने आए, ये जेफरी एपस्टीन ने एक अनजान से कहा था। टॉमी रॉबिन्सन, अच्छा किया। ये 1 अगस्त 2018 की बात है, जब टॉमी रॉबिन्सन जेल से बाहर आए थे। तो ये आदमी कहता है, धन्यवाद, अब हमें नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टॉमी रॉबिन्सन की उनसे सीधी बातचीत है। मुझे नहीं पता कि टॉमी रॉबिन्सन ने इसका खंडन किया है या नहीं। वीकेंड पर फ्लोरिडा आओगे? आज या कल बात करते हैं, बहुत कुछ बताना है। वो कह रहा है, एरोल के साथ कैम्ब्रिज में कूल। ठीक है, बस एक छोटा सा बदलाव। मैंने अभी अभी टॉमी से बात की और टॉमी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा उसने उससे कभी बात नहीं की, कभी एपस्टीन आइलैंड पर नहीं गया, उसने जेफरी एपस्टीन को कभी मैसेज नहीं किया। ये सिर्फ स्टीव बैनन का नाम लेना है। स्टीव बैनन हर जगह है। वो एपस्टीन के संपर्क में था। लेकिन हाँ, टॉमी और मैं उस पर विश्वास करते हैं। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ये कहना ही कितना दयनीय है। सिर्फ जुड़े होने से दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उदाहरण देखें, मेरा दूसरा हीरो। मैंने अक्सर रिचर्ड डॉकिंस का जिक्र किया है, जो मेरे बौद्धिक हीरो हैं। अगर मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं आज वो इंसान नहीं होता जो हूं। उनका मेरे बौद्धिक जागरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब यहां वे जेफरी एपस्टीन के साथ बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी सम्मेलन में हैं। आप क्या जानते हैं? यह तो साफ है, आप जानते हैं, ये आदमी एक शिकारी है। वह बहुत मिलनसार है, बहुत प्रभावशाली है और वह हमेशा अपनी पहुंच हर संभव चर्चा में फैलाने की कोशिश करता है। राजनीति, खेल, सितारे, विद्वान सभी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? क्या कोई प्रमाण है कि रिचर्ड डॉकिंस अपने द्वीप पर जाकर कुछ अवैध कर रहा था? बिल्कुल नहीं। 30 लाख या जितनी भी फाइलें हों, उनके ढेर के बावजूद। यहां जेफरी एपस्टीन बारनाबी मार्च को लिख रहे हैं। वह कह रहे हैं, मैं कुछ वैज्ञानिकों को बुला रहा हूं। एडवाइजरी बोर्ड ने लॉरेंस क्रॉस को नवंबर में द्वीपों पर बुलाया है। आप भी आमंत्रित हैं, आने की कोशिश करें। और यहाँ नाम है रिचर्ड डॉकिंस, डगलस इरविन। इतने सारे और नाम हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ रिचर्ड डॉकिंस के नाम में ही दिलचस्पी है। रिचर्ड डॉकिंस नवंबर में इस द्वीप पर जा रहे हैं। क्या वह गए थे? कोई सबूत नहीं है। डैन डेनेट, स्टीवन पिंकर, जॉन ब्रॉकमैन और कातिंका मैटसन की फोटो है। मुझे 2 लोगों के बारे में पता नहीं। कातिंका डेनेट की गोद में बैठी हैं। यह बेगुनाह भी हो सकता है। यहाँ जगह कम है तो मैं बस आपकी गोद में बैठ जाती हूँ। और डैन ठीक है, कोई बात नहीं। और रिचर्ड डॉकिंस यहाँ बैठे हैं। अब वह कह रहे हैं, मॉन्टेरी, कैलिफोर्निया में टेड कॉन्फ्रेंस के लिए विज्ञान परोपकारियों संग उड़ान। संभव है कि शिकारी जेफरी एपस्टीन अपनी पहुंच हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहा हो और उसने कहा हो, जानते हो क्या तुम मेरी प्राइवेट जेट में सफ़र करना चाहोगे? मैं तुम्हें स्टेट डॉक तक छोड़ दूंगा। ठीक है, यह पूरी तरह संभव है। क्या वे उसके द्वीप पर कोई गैर कानूनी गतिविधि करने जा रहे हैं? क्या पर्याप्त सबूत हैं? मुझे नहीं पता। जब तक पक्के सबूत न हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और ये मैं सिर्फ इनकी रक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं। यही वजह है कि मैं ईसाई नहीं हूं, जबकि आप सब मुझे कहते रहते हैं कि अरे जानते हो क्या, यीशु के पास आओ, यीशु को अपने अंदर आने दो। मैं कहता हूं, हाँ देखो, ये बहुत सुंदर धर्म है, बहुत शांतिपूर्ण है। मैं देख सकता हूं कि इसने कितनी महान सभ्यता बनाई है। लेकिन जब तक कोई पक्का सबूत नहीं है जो मेरे दिमाग को मना सके, मैं किसी चीज को सच मान ही नहीं सकता। यही मेरी समस्या है। ठीक है, इस बिंदु पर यह संगति के कारण दोषी ठहराना है। जानते हो क्या,
एपस्टीन फाइल्स में और क्या क्या उल्लेख किया गया है? सुपरमैन का फाइल्स में 115 बार उल्लेख हुआ है। वह अजीब इंसान है। इसे देखो, मेहदी हसन का एप्स्टीन फाइल्स में उल्लेख किया गया है। जानते हो क्यों? उनका एप्स्टीन फाइल में उल्लेख क्यों है? क्योंकि एक अमीराती बिजनेसमैन जो जेफरी एप्स्टीन का सहयोगी था, वह मेहदी हसन की इस्लाम की रक्षा में की गई बहस भेज रहा था। एक ईमेल है। यह इस्लाम और हिंसा पर अब तक की सबसे बेहतरीन बहस है जो मैंने देखी है। कृपया इसे देखें। यह कई सवालों के जवाब देती है जो मन में आते हैं। इस वीडियो को देखें। तो मेहदी हसन भी एप्स्टीन फाइल्स में हैं और वह कह रहे हैं, देखिए, मैं एप्स्टीन फाइल्स में इस वजह से था। क्या इसका मतलब है कि मैं भी दोषी हूं क्योंकि मेरा नाम जुड़ा है? नहीं, वह दोषी नहीं है। एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है और एलन और जेफरी एप्स्टीन के बीच एक ईमेल बातचीत है जो चर्चा में है। ठीक है, तो चलिए उसी से शुरू करते हैं। यही है। मुझे समझ नहीं आता सभी एलन मस्क के पीछे क्यों हैं। यह ईमेल एलन ने 25 नवंबर 2012 को जेफरी एप्स्टीन को भेजी थी। वो कह रहे हैं, शायद सिर्फ तलुला और मैं। आपके द्वीप पर सबसे ज्यादा धमाकेदार पार्टी कौन से दिन और रात होगी? तलुला शायद उनकी गर्लफ्रेंड है। बाद में एलन मस्क ने जेफरी एप्स्टीन को ईमेल भेजकर पूछा, क्या कोई पार्टी प्लान की है? मैं इस साल बहुत व्यस्त हूँ। क्रिसमस के बाद बच्चों के जाने पर मैं सेंट बार्ट्स या किसी पार्टी सीन में जाकर मस्ती करना चाहता हूँ। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे शांत द्वीप का अनुभव नहीं चाहिए। जेफरी एप्स्टीन ने एलन मस्क को अपने द्वीप बुलाया, लेकिन मस्क ने कहा कि वे ऐसे शांत द्वीप पर नहीं जाना चाहते। जाहिर है, इस समय एलन मस्क को यह नहीं पता था कि वहां बच्चे होंगे, अश्वेत पुरुष वगैरह होंगे। उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। जेफरी एप्स्टीन ने एलन मस्क को जवाब दिया और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं मंदबुद्धि हूं? मजाक कर रहा हूं। कोई भी 25 साल से बड़ा नहीं है। सब प्यारे हैं। वह कहकर लुभा रहा है कि कोई लड़की 25 साल से बड़ी नहीं। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कोई भी 25 साल से बड़ा नहीं है, तो आप मानते हैं कि वहां 18-25 साल की महिलाएं होंगी। माहौल पार्टी जैसा है, चलो चलते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि वहां कोई खास कर्ण की व्यवस्था है। इससे साबित होता है कि एलन मस्क वहां गए नहीं और उन्हें छोटी बातों का पता नहीं था। हाँ, उन्हें पता था कि वो आदमी दोषी बाल यौन अपराधी या सेक्स तस्कर है, फिर भी वो वहां से चले गए। तो अब सवाल है, वो कैसे निकले? जेफरी एप्स्टीन कैसे बाहर निकले? क्या सबको इसके बारे में पता होता? शायद पता होना चाहिए था। इसमें शामिल होना बेवकूफ़ी है किसी के साथ। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, इस आदमी की पहुंच बड़े प्रभावशाली लोगों तक है। कांग्रेस में प्रभावशाली लोगों तक पहुंचने के लिए उसी के जरिए मेलजोल बढ़ाना पड़ता है। यही लोगों की कमजोरी है। उसे दोषी पाया गया, फिर भी बच निकला। ऐसे ही बच निकला। 2006 में एप्स्टीन को फ्लोरिडा में नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस मामले को संघीय अदालत में ले जाने की बजाय उसने 2007 में एक समझौता कर लिया और तब फ्लोरिडा के यूडेस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा थे। समझौते के अनुसार एप्स्टीन ने वेश्यावृत्ति के 2 आरोप स्वीकार किए, जिनमें एक नाबालिग शामिल थी। मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ढूंढता, लेकिन ठीक है, अगर वे इसे खोजते। ठीक है, अगला आरोप क्या है? यह कितना गंभीर है? उसे 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से उसने लगभग 13 महीने ही काटे। वर्क रिलीज प्रोग्राम से उसे जेल से दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन बाहर जाने की इजाजत थी। इस समझौते ने एप्स्टीन और संभावित सह साजिशकर्ताओं को संघीय अभियोजन से छूट दी, जो एक बड़ा छेद है। हाँ, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो लगता है, ओह, उसके साथ जुड़े बाकी सभी लोगों को भी छूट मिल गई। यहाँ क्या हुआ? अगर आप वैज्ञानिक हैं और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, जैसे लॉरेंस क्राउस, रिचर्ड डॉकिंस या कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन, क्या आप जानते हैं इसका आप पर क्या असर है? अमेरिकी सरकार ने उसे रिहा किया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, वह आदमी अजीब है। ठीक है, मैं उसे दूरी पर ही रखूंगा। अगर मैं उसे किसी कॉन्फ्रेंस में मिल जाता हूं तो मैं उससे किसी विषय पर बात कर सकता हूं। इस बिंदु पर को आपको समझना होगा। किसी को नहीं पता था कि उसके पास एप्स्टीन द्वीप है, जहां वह योजनाबद्ध रूप से लड़कियों का शोषण और बड़ा नेटवर्क चला रहा है। हम अपनी पिछली जानकारी लागू कर रहे हैं और आपको और सबूत दूंगा। इन मुसलमानों, एम्बीज, अमीराती, कतरी सब मिलकर पेशेवर रूप से मिल रहे हैं।
क्या हमें पता है कि ये उसके द्वीपों पर गए? एमबीएस को यौन इच्छाएं पूरी करने के लिए जेफरी एपस्टीन की जरूरत नहीं, पर अमेरिकी या ब्रिटिश समाज में पहुंच बढ़ाने के लिए उसकी मदद चाहिए हो सकती है। इसीलिए उसे एपस्टीन जैसे व्यक्ति की जरूरत थी जो पूर्व पश्चिम के बीच सेतु बने। शायद इसलिए ये लोग इसमें शामिल हैं। मैं बताता हूं, ये नाम सामने आया। मैं इस आदमी को जानता हूं, ये एक पाकिस्तानी राजनेता है। ठीक है, बेचारा आदमी। उसका नाम एपस्टीन सूची में है और लोग पाकिस्तान में उसे ट्रोल कर रहे हैं। देखो, जेफरी को ईमेल भेजा गया कि आओ, तुम्हें सबके साथ निजी समय मिलेगा, तुम्हारी सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। जेफरी एपस्टीन इन देशों बहरीन, कुवैत, मिस्र और पाकिस्तान के लोगों से संपर्क कर रहा है। शामी मुतकरेसी, मैं इस आदमी को जानता हूं, ये कभी उसके आइलैंड पर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल साफ है कि जेफरी एपस्टीन इन सभी लोगों से संपर्क करने के लिए समय निकाल रहा है। वैसे ये सभी लोग मुसलमान हैं। क्या इसका मतलब है कि ये सब अजीब लोग हैं? नहीं, जेफरी एपस्टीन प्रभावशाली लोगों के बीच एक माध्यम है। एलन मस्क ने जवाब दिया है। उनकी टीमेल में लिखा है कि एपस्टीन फाइल्स जारी करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किया, एलन मस्क से भी ज्यादा। वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। पारंपरिक मीडिया, दूरवाम प्रचारक और असली दोषी कुछ नहीं मानेंगे, सब कुछ नकारेंगे और दूसरों पर आरोप डालेंगे, जैसा वे कर रहे हैं। मैंने आपको वो ईमेल बातचीत सुनाई थी। जेफरी एपस्टीन एलन मस्क को अपने द्वीप पर बुला रहा है जहां कोई महिला 25 साल से बड़ी नहीं होगी। सोचिए, कोई कहे मेरी पार्टी में आओ, यहां कोई भी 25 से ऊपर नहीं है। आप सोचेंगे वहाँ 18 से 25 साल की उम्र होगी। कोई ये नहीं मानेगा कि वहाँ 8 से 9 साल की लड़कियां होंगी। कोई ऐसा नहीं सोचता। मुझे पता था मेरी बदनामी होगी, जबकि मैंने उसकी पार्टियों, लोलिटा एक्सप्रेस फ्लाइट या अजीब द्वीप पर कभी नहीं गया और कोई गलत काम नहीं किया। एकमात्र समय जब आप इतनी आत्मविश्वास से बोल सकते हैं और ऐसा करते रह सकते हैं, वो तब है जब आपको पता हो कि मैं दोषी नहीं हूं। कोई भी ईमेल ऐसा नहीं है जो सामने आ जाएगा। आपको एलन मस्क की कोई भी फोटो किसी नाबालिग लड़की के साथ नहीं मिलेगी। यही इनका आत्मविश्वास है। फिर भी मेरे विपरीत होने का आरोप लगने का जो अत्यधिक दर्द था, वो सहना भी जरूरी था। मजबूत लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, खासकर कमजोर बच्चों की। मैं बच्चों की रक्षा करने और उन्हें बड़ा होकर खुशहाल जीवन जीने का मौका देने के लिए भविष्य में आने वाले किसी भी दर्द को खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। मुसलमान उन पर हमला कर रहे हैं। यह मोट एंड बेली भ्रांति है। वे कह रहे हैं आपकी जेफरी एपस्टीन से ईमेल बातचीत है, इसलिए आप दोषी हैं। वो कहते हैं, देखो, मैंने मेहदी हसन, विदेशी राजनयिकों और मुसलमानों का जिक्र किया है। कई लोगों ने उनका जिक्र या उनसे बात की है, कुछ के साथ फोटो भी है। एलन मस्क के पास उनके साथ फोटो नहीं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वे फिर उसी सहमति वाले रुख पर लौटते हैं। आपने सजा के बाद ही उस आदमी से बात क्यों की? क्योंकि ये अलग मुद्दा है। सबसे पहले उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। 2008 में किसी को पूरी जानकारी नहीं थी कि एपस्टीन आइलैंड क्या है, और यही उसके ऑपरेशन की सीमा थी। वह एक आरोप में दोषी पाया गया था। एक नाबालिग पर आरोप था, लेकिन उसे कानूनी रूप से रिहा किया गया। कोई भी केस फाइलों में जाकर हजारों दस्तावेज नहीं पढ़ेगा और यह नहीं कहेगा कि यहां साजिश है। मेरे जैसे लोग जो साजिश में विश्वास नहीं करते, हम साजिश में विश्वास नहीं करते। हालांकि एलन मस्क बाद में ज्यादा साजिश प्रधान हो गए हैं। शायद इन अनुभवों, एपस्टीन की कहानी, कोविड आदि की वजह से पहले जो लोग साजिश पर भरोसा नहीं करते थे, अब थोड़ा विश्वास करने लगे हैं। शायद चीजें उतनी साफ नहीं होती जितनी दिखती हैं। अब वे फिर से एक ज्यादा स्वीकार्य स्थिति पर लौट जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। ठीक है, एक पूर्व यौन अपराधी से बात करना जिसे सिर्फ हल्की सजा मिली थी, मैं तो यही देखूंगा। ओह, 13 महीने की सजा मिली थी उसे। ओह, ये तो काफी घिनौना आरोप है, नाबालिग से जुड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग। लेकिन ठीक है, उसने अपनी सजा काट ली, अब वो बाहर है। क्या मैं इस आदमी से ट्रंप तक पहुंच सकता हूं? चलो किस्मत आजमाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी उस जटिल साजिश में हूं जिसमें वो लोगों को नौकरी पर रखता, ब्लैकमेल करता, फोटो खींचता और प्रिंस एंड्रयू जैसे घिनौने लोगों को शामिल करता है। शायद बिल क्लिंटन भी, लेकिन मैं तय नहीं कह रहा। मैं खुले दिमाग से सोच रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल क्लिंटन या बिल गेट्स बुरे थे।
इसीलिए सबूत का बोझ प्रक्रिया है, आपको इसे साबित करना पड़ता है। टॉमी रॉबिन्सन पर एक और बात, तो वह खुश है कि टॉमी रॉबिन्सन बाहर है, ये ठीक है। उसके अपने राजनीतिक विचार हैं, वह यहूदी है और शायद इजराइल का समर्थन करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। मैं पश्चिमी समर्थक हूं, मैं अमेरिका समर्थक हूं, मैं पश्चिमी सभ्यता का समर्थक हूं। अगर आप मानते हैं कि मैं अजीब हूं, तो इसका मतलब अमेरिका या पश्चिमी सभ्यता समर्थकों को गलत कहना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी राय या पूरा नजरिया ही गलत है, सिर्फ इसलिए कि मेरा भी वही नजरिया था और मैं भी एक अजीब इंसान हूं। दोनों बातें साथ हो सकती हैं, एक दूसरे को नकारती नहीं। और वैसे भी वे लोग लगातार झूठ बोलते रहते हैं। वे कहते रहते हैं, ओह वैसे टॉमी रॉबिन्सन ने एप्स्टीन फाइल्स या जो भी है उसका जिक्र नहीं किया, इससे देखो। वह लगातार एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात करता रहता है, वह उनके बारे में बार बार बात करता है। उसने कई बार कई लोगों की निंदा की है, वह लगातार ऐसा करता रहता है, मुझे समझ नहीं आता। अब एक आखिरी बात, मुसलमानों का अपना एप्स्टीन आइलैंड है, उसे ब्रिटेन कहते हैं। पूरा द्वीप मुस्लिम है, एप्स्टीन आइलैंड। सैकड़ों हजार ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों का शोषण 90% से ज्यादा मामलों में मुसलमानों ने किया है। ठीक है, कुछ हिंदू और कुछ सिखों को छोड़कर। यही बात खामिनी असली वाले ने अपनी किताब में सेक्स के बारे में लिखी थी। किसी भी महिला से संभोग 9 साल की उम्र से पहले अनुमति नहीं है, चाहे शादी स्थायी हो या अस्थायी। मुसलमान अस्थायी शादी कर सकते हैं, जैसा कि मोहम्मद हिजाब ने भी की थी और उस लड़की ने सब बातें उजागर की थीं। आप 9 साल या उससे बड़ी लड़कियों से स्थायी या अस्थायी शादी कर सकते हैं, लेकिन 9 साल से छोटी होने पर भी आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। हालांकि छूना, गले लगाना और जांघ रगड़ना, यहाँ तक कि दूध पीते शिशु के साथ भी आपत्तिजनक नहीं है। माफ कीजिए, यह बहुत घिनौना लग सकता है, लेकिन यह खामेनी की किताब में लिखा है, आयतुल्लाह खामेनी। ठीक है, और फिर ये इस्लामी प्रचारक इतनी हिम्मत रखते हैं कि हमें ये कहते हैं कि ये आदमी एप्स्टीन फाइल्स में है। यही ये लोग प्रचारित कर रहे हैं। ईरान में बाल यौन अपराधियों को फांसी मिलती है, जबकि अमेरिका में वे राष्ट्रपति बन सकते हैं। ट्रंप के खिलाफ नाबालिग लड़कियों से जुड़े सबूत नहीं हैं। ट्रंप के शुरुआती वर्षों में औरतों के पीछे भागने के कई सबूत हैं। माफ कीजिए, वह एक ईसाई नहीं है, मुझे खेद है। जो है वो अपराध नहीं, आपराधिक और अनैतिक अलग हैं। नैतिकता आपके ईसाई या इस्लामी विश्वासों से आ सकती है, इसलिए मैं हर इस्लामी प्रचारक की पोस्ट के नीचे इसे बार बार साझा करता हूं। जेफरी एप्स्टीन की सबसे छोटी पीड़िता पैगंबर मोहम्मद की सबसे छोटी पत्नी से 5 साल बड़ी थी। देखो इसे, बेशर्म प्रचारक लोग। एप्स्टीन की सूची में कोई मुसलमान नहीं है। मेरा मतलब है, मैंने आपको पहले ही एप्स्टीन की सूची में मुसलमानों के नाम दिखा दिए हैं, यहां तक कि उनकी तस्वीरें भी। ये रही कुछ तस्वीरें। ये सभी मुसलमान हैं और फिर से एप्स्टीन के साथ दिखे। इससे ये साबित नहीं होता कि वे बुरे हैं, शायद वे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इसके विपरीत यही फर्क है। ठीक है, पश्चिम में लोग हैरान हैं, लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। यह एक बड़ी खबर बन गई है। यह एक बड़ा बदलाव है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि बच्चों के साथ गलत करना अनैतिक और जाहिर तौर पर अपराध माना जाता है। इस्लाम में इसे अब तक के सबसे महान मुस्लिम के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद खुद एक तरह से जेफरी एप्स्टीन जैसे थे। हम जेफरी एप्स्टीन की पूजा नहीं करते। मैंने जिन लोगों का जिक्र किया, जैसे ट्रंप, एलन मस्क, रिचर्ड डॉकिंस, टॉमी रॉबिन्सन, इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। लेकिन अगर उन सभी को दोषी भी पाया जाए तो भी मैं उनकी पूजा नहीं करता। अगर दोषी साबित होते हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सबूत नहीं है, फिर भी लोग जानते हैं कि मोहम्मद एप्स्टीन थे और उसकी पूजा करते हैं। यही फर्क है पश्चिमी मूल्यों और इस्लामी मूल्यों में। मुझे यकीन है कि जेफरी एप्स्टीन को इस्लाम का बच्चों के साथ सेक्स पर नज़रिया बहुत पसंद आता। उसे इस्लाम का यह पहलू जरूर पसंद आया होगा। तो पश्चिम में हम मुस्लिम दुनिया में उस व्यवहार की निंदा करते हैं। वे इस बात पर रोते हैं कि वे लड़कियों को नहीं पा सकते। इस आदमी को देखिए, यह एक सोमाली व्यक्ति है जो इसलिए रो रहा है क्योंकि सोमालिया ने अभी अभी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। वह रो रहा है। न करें, शायद आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह शानदार है। इस वीडियो में 73 वर्षीय व्यक्ति सार्वजनिक रूप से रोते दिखते हैं।
लेकिन वजह दिल टूटना नहीं है। वह बुजुर्ग व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इसीलिए रो रहा है क्योंकि उसे छोटे बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। यह देखिए मामला कितना बिगड़ा हुआ है। मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ। पाकिस्तान ने भी यही कोशिश की। उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। यह व्यक्ति पाकिस्तान में सांसद है। क्या आप जानते हैं वह क्या कह रहा है? चलिए मैं सबटाइटल पढ़ता हूँ। जिस तरह से पारिवारिक कानून बनाए गए हैं और जिस तरह से आपने इन पारिवारिक कानूनों में संशोधन किया है, मतलब आप 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से इसका उल्लंघन करूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करूंगा, मतलब वह छोटी लड़कियों के साथ इसका उल्लंघन करेगा। मैं 15, 16, 12 और यहां तक कि 10 साल की उम्र के युवाओं की शादियां करवाऊंगा। वह संसद के फर्श पर यह कह रहा है। यह पाकिस्तानी संसद है। यह जेफरी एपस्टीन की तरह व्यवहार कर रहा है। ये मुसलमान हमें बुला रहे हैं। ये मोहम्मद हिजाब है, इसे देखो। एपस्टीन के तस्करी नेटवर्क को कभी यहूदी तस्करी गिरोह के रूप में क्यों नहीं दिखाया जाता? जब दूसरों के अपराधों को धर्म या नस्ल से जोड़ा जाता है तो आप भी अपने कर्मों को धार्मिक बताते हैं। आप पश्चिम को जीतने के लिए हमले और धमाके करते हैं, फिर इसे कुरान और इस्लामी शिक्षा से सही ठहराते हैं, साथ ही छोटी लड़कियों से गलत काम को भी धर्म से उचित ठहराते हैं। इसीलिए हम इसे इस्लामी मूल्य कहते हैं, क्योंकि ये वही हैं। जेफरी एपस्टीन ने ताकत, नियंत्रण, प्रभाव और अपनी वासना के लिए ये किया। अगर इसमें साफ साफ सबूत हैं कि इजरायली सरकार ने उसे पकड़ा था, मुझे पता है कि ये एक लोकप्रिय थ्योरी है, तो बिल्कुल मैं इसे इजरायली ऑपरेशन कहूँगा। अगर वह सब कुछ बाइबिल की आयतों से सही ठहरा रहा था तो उसने जरूर बाइबिल की आयत का हवाला दिया होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम लिपस्टिक मुस्लिम कहता है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी शख्सियत इस्लामिक हो जाती है। लेकिन अगर आप पश्चिम पर हमला करते हैं, अगर आप आतंकवादी हमले करते हैं और बाल विवाह का बचाव करते हैं इस्लाम के नाम पर, तभी हम उसे इस्लामिक कहते हैं। मैंने वैसे ही जवाब दिया, क्योंकि इस्लामिक आतंक धर्म के नाम पर होता है, जबकि एपस्टीन के अपराध उसकी ताकत और प्रभाव की चाहत से थे। आपके लड़कों के विपरीत वह अपने काम को सही ठहराने के लिए तलमूद के आदेश का पालन नहीं कर रहा था। हाँ, उसने कुछ बाइबिल की आयतें उद्धृत की थीं, लेकिन उसके कामों का यही मकसद नहीं था। उसके काम का पूरा मकसद प्रभाव हासिल करना था। और बच्चे, तो एपस्टीन एक घटिया इंसान था। वह एक मरा हुआ बाल यौन अपराधी है, ठीक वैसे ही जैसे एक और मशहूर बाल यौन अपराधी जो कुछ समय से मर चुका है। एकमात्र फर्क यह है कि हम एपस्टीन की पूजा नहीं करते और न ही उन लोगों की जो उससे जुड़े हैं। अगर वे दोषी पाए जाते हैं, अगर अटल सबूत हैं, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास का सबसे मशहूर बाल यौन अपराधी अब भी वही है। जेफरी एपस्टीन ने उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन वह सबसे प्रसिद्ध बना रहा। क्या आप जानते हैं वो कौन है?